हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। दोस्तों, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप कब करवाओगे शुरू। तो फाइनली दोस्तों हम अब शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए मेंस की तैयारी। और इससे पहले जो है प्रीलिम्स की मैंने तैयारी की। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़े, बहुत सारे बच्चे जुड़े और होपफुली आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। रिजल्ट भी आना ही वाला होगा। और ये तो अच्छा ही मौका हो गया आपके पास कि अगले 2 से 3 महीने तक अभी एग्जाम होने की कोई भी चांस नहीं है। तो अच्छी तैयारी के लिए मौका है। जुलाई तक लग होपफुली या होपफुली अगस्त तक एग्जाम हो सकता है। तो 2 से 3 महीने के इस टाइम के अंदर हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। और पहले हम थ्योरीज करेंगे, बाद में क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। सिलेबस को अकॉर्डिंग जो है मैं आपको पूरी की पूरी चीजें जो है बताऊंगा। खुद मैं नोट्स बनाऊंगा और खुद आपको पूरा का पूरा तैयार करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी मैं कम से कम 2 या 3 जो है डेमो लेक्चर्स आपको बताऊंगा, ये अभी दे रहा हूँ। उसके बाद जो है हम आगे की क्लासेस किस प्रकार से जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बारे में कितनी फीस होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। तो हम दोस्तों हम आज शुरू करने जा रहे हैं और हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। जो भी चीजें होंगी बेसिक से शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीधा ऊपर की चीजें बताई जाएंगी। तो पहला ही जो आपके पास यूनिट आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। यानी कि परमाणु की जो संरचना है, ये आपके पास पहला यूनिट है। पहली यूनिट आपके सिलेबस के अंदर दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं यार कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हैं, एटम है, उसके बारे में अनेक जो है थ्योरीज आई और उसी के बेसिस पर अलग अलग हमारे जो है अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुई, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। Dalton atomic theory proposed that all matter was composed of atoms, individual and indestructible building blocks, while all atoms of an element were identical. Different elements had atoms of different size and mass. यानी कि कहने का मतलब है आपका जॉन डाल्टन है, उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो मैटर है वो क्या है, ऑलरेडी किसी जो एटम है वो किसी भी मैटर का एक सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सबसे छोटी इकाई उन्होंने जो है एटम को माना है। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो कोई एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सारे सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं वो। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये बात उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर की थी कि अगर एक जैसे जो है एटम्स हैं तो उनकी जो है एक जैसा सेम एलिमेंट है तो उनके अंदर सेम जो है एटम्स होंगे, और अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो उनके अंदर डिफरेंट एटम होंगे, उनके डिफरेंट साइज और डिफरेंट मास होंगे, ओके। तो काफी टाइम तक जो है यही थ्योरी चलती रही। फिर ड्यूरिंग द लेट नाइट 1880s 1800 एंड अर्ली 1900 experiment was performed which demonstrate that atoms are composed of सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो धीरे धीरे जो है आपका 18वीं और 19वीं सदी के अंत तक जो है धीरे धीरे क्या अलग 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 प्रकार की जो खोजें होने लगी। और उससे पता चल गया कि भाई अब परमाणु जो है वो एक सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, ओके। फर्दर जो डिस्कवरीज मतलब होने लगी उनसे ये चीजें पता चली। मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है डिस्कवर हुए 20th सेंचुरी में। लेकिन हम बेसिकली बात ज्यादातर करते हैं किसकी, फोकस जिस पे हमारा रहेगा वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके। तो बात करेंगे सबसे पहले जो इस संबंध में जो एक प्रमुख डिस्कवरी थी वो था आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये क्या था, scientists began to experiment with the cathode ray discharge tube in which a high voltage electric current was passed through a gas at lower pressure in gas tube. Such a tube is fitted with a pair of metal electrodes. तो यहां पर उन्होंने एक गैस की एक ट्यूब ली और उस एक ट्यूब ली ग्लास की, और उसके अंदर एक गैस को भरा लोअर प्रेशर पे, और वहां पर पास कराई गई क्या, एक वोल्टेज हाई वोल्टेज का डिस्चार्ज यानी करंट उस पर पास करवाया गया। और इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसके कि दोनों साइड जो है फिट थे किससे, मेटल के इलेक्ट्रोड से। ये देखिए आपके इस साइड में मेटल इलेक्ट्रोड है और इस साइड में मेटल इलेक्ट्रोड है। तो दोनों साइड जो है मेटल इलेक्ट्रोड है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड आपका होगा एनोड और दूसरा कैथोड। तो यहां पर इसको दोनों को हाई वोल्टेज बीम से जोड़ दिया गया। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें देखी गई जब इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया। When the electricity begin to flow between
बिटवीन देम, यानी कि इन दो जो हमारे इलेक्ट्रोड से इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, द गैस इन द ट्यूब ग्लोस, यानी कि जो उसमें गैस थी वो ग्लो हुई, वो उसको चमकदार दिखाई दी, उसमें कुछ चमक दिखाई दी। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है और इन्होंने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का नाम दिया। लेकिन साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे वो शुरुआत में इस चीज का कारण तो नहीं जानते थे। साइंटिस्ट डिड नॉट नो व्हाट कॉज्ड द ट्यूब ग्लो, बट टेस्ट सून रिवील दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। तो धीरे धीरे जो है एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है, वहां से और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ को क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव हो रहे हैं और उसी के कारण से ये जो ग्लो है वो दिखाई देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द फिजिसिस्ट कॉल्ड द एमिशन रे, फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने इसको एमिशन रे कहा बिकॉज द रे कैम फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये कैथोड से आती थी, एंड दे वर कॉल्ड इज कैथोड रेज। तो इस प्रकार से इस कारण से इनका नाम पड़ा कैथोड किरणें या कैथोड रेज। ओके, इफ अ होल इज नेक्स्ट है, इफ अ होल इज मेड इन द एनोड, the flow of the current from cathode to anode may be checked. If tube behind the anode is coated with zinc sulfide, then a bright spot on coating is developed. तो कहने का मतलब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इससे आगे फर्दर इसको आगे बढ़ाते हुए क्या किया कि जो एनोड है उसको थोड़ा परफोरेटेड किया, यानी कि उस पर कुछ छिद्र कर दिए। ठीक है ना। और उस स्थिति में उन्होंने क्या किया, जो इसके पीछे की साइड था वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एनोड है इसको ऐसा एक छिद्र युक्त ले रखा है और इसके पीछे की साइड जो है यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि कोई चमकने वाला जो मटेरियल होता है जैसे कि जिंक सल्फाइड, उसकी एक कोटिंग लगा दी। तो वहां पर जब यहाँ से यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ जो रेज चल रही थी तो वो इनसे पास होकर इस पीछे की जो स्क्रीन यहाँ पर लगी थी या कैसे कहते हैं कोटिंग, वो क्या हुआ, ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप। तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ। तो इस चीज से जो है ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ कैथोड से और एनोड की तरफ जो है रेज चलती हैं, चार्ज पार्टिकल चलते हैं, मूव होते हैं। ये सेकेंड वाला जो ये फिगर आप देख रहे हो ये क्या है, ए परफोरेटेड एनोड इज इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, यानी कि परफोरेटेड यानी छिद्र युक्त एनोड का उसमें प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, द रिजल्ट गिव्स फॉलोइंग कंक्लूजन। अब जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया इसके बेसिस पर क्या आपके कंक्लूजन निकाले गए। पहला, दीज कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट लाइंस, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, फ्लोज होते हैं, जब तक कि क्या ना हो इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब तक इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब न किया जाए तब तक ये हमेशा एक क्या कहते हैं, एक फ्लो में जो है सीधी रेखा में गमन करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास, दीज रेज आर नॉट विजिबल एज सच एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय फ्लोरोसेंट मटेरियल विच ग्लो व्हेन दीज रेज फॉल ऑन देम, यानी कि जनरली तो हम इन रेज को देख नहीं पाते, नॉट विजिबल है, बट व्हेन जब हम क्या करेंगे इसका एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे कि हमने जिंक सल्फाइड यूज किया अभी, उसके ऊपर जब हम इसको ये पड़ता है तो ये क्या करता है, ग्लो करता है और इससे हमें उस इन रेज का पता चलता है। नेक्स्ट है आपके पास, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड नेचर ऑफ गैस। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, गैस ट्यूब ग्लास ट्यूब के अंदर, या जो इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल का है, इस सब पे डिपेंड नहीं करती है किसकी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो रेज आ रही है इलेक्ट्रॉन्स रेज, उसकी प्रॉपर्टी इनके ऊपर इनसे इंडिपेंडेंट है, इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, कैथोड रेज आर मेड ऑफ material particles. This was demonstrated by fact that they could rotate the light pedal wheel mounted on a axle. Okay, तो यहां पर कैथोड रेज के बारे में एक और चीज पता चली है कि ये क्या है, मेटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो ये कैसे पता चला, इसके लिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस फैक्ट को। कैसे, उन्होंने इसके मार्ग में एक पेडल व्हील रखा, पेडल व्हील मतलब इस प्रकार का कोई व्हील जो कि इस प्रकार से घूम सकता हो, इस प्रकार से मार्ग में अगर कोई व्हील रख दिया जो कि घूम सकता हो, तो जब ये किरणें जो है पास हुई, ये रेज चली, तो उसके माध्यम से ये क्या हुआ, रोटेट होने लग गया पैडल व्हील। इससे जो है ये चीज कंफर्म हुई कि ये एक मटेरियल पार्टिकल्स हैं कैथोड किरणें। फिर नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन द कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन अ मेटल फॉयल इट बिकम्स हीटेड, यानी कि मेटल फॉयल को ये भी हीटेड कर रही हैं,
जो कि शो करती हैं कि कैथोड किरणें प्रोड्यूस करती हैं आपका हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट, द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, दिस कैन बी प्रूव्ड सिंस दे बिहेव लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो कैथोड किरणें भाई नकारात्मक होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और इसका पता कैसे चला कि जब हमने उनको इन्फ्लुएंस किया किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो उनके बिहेवियर से ये बात कंफर्म हुई कि ये एक नेगेटिवली चार्ज जो है किरणें होती हैं। फिर अगला देखिए, अगला नेक्स्ट इसमें जो इससे जो कंक्लूजन निकला वो था, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एंड आयोनाइजिंग द गैस थ्रू विच दे पास। पेनिट्रेटिंग यानी कि उसके थ्रू वो पेनिट्रेट करता है, यानी उससे क्या कह सकते हैं, उसको किसी चीज के आर पार हो जाना उसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग। उस प्रकार का इफेक्ट ये शो करती हैं, और साथ के साथ जो है हम देख सकते हैं कि जो गैस जिसके थ्रू ये पास हो रही है ये उसको क्या करती है, आयोनाइज कर देती है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तो ये हमने बात की आपके कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री का एक तरह से बेसिक मान सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। तो जे जो थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, इन 1898 थॉमसन प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम in which the atom was shown to contain both negatively and positively charged particles. The negatively charged particles embedded in the atomic sphere of approx radius 10 की power minus 10 m. The positively charged was assumed to be spread throughout the atom and forming a kind of pudding in which the negatively charged particles charged electrons are suspended like plums. Hence the name of plums pudding model. दिस इज कॉल्ड द नॉन वाटरमेलन मॉडल। तो इस प्रकार के मॉडल के अंदर थॉमसन ने बेसिकली ये बताया था कि एक जो एटम है वो क्या है, पूरा का पूरा एक इस प्रकार का एक गोला है, इस प्रकार का एक गोला है जिसमें कि जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हो। और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, बीच बीच में कहीं पर एम्बेडेड है, यानी कि उसमें कुछ धंसे हुए हैं। जैसे कि आपने तरबूज देखा है, वाटरमेलन, उसके अंदर हमने देखा कि वो जो रेड वाला पोर्शन है वो पूरे के पूरा होता है, पूरे के पूरे तरबूज के अंदर फैला होता है, जबकि उसमें जो बीज होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं कहीं कहीं पर। तो उसी प्रकार से जो है उन्होंने इसको आपके इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया था, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो स्पेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि यहाँ पर जो बीच बीच के अंदर इसमें आपके नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन ये मॉडल क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, फिर फर्दर जो रदरफोर्ड की डिस्कवरी हुई उसने इसको इसको फेल कर दिया। लिमिटेशन, इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में जो है रदरफोर्ड ने फर्दर जो एक्सपेरिमेंट किए और जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो ये सारी चीजें जो है अब ये थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है आपका थॉमसन का मॉडल, इसमें इतना जानना काफी है। अगला देखिए नेक्स्ट है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के बारे में रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल दिया, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक ये आपका अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स है जहां से कि अल्फा पार्टिकल मूव्स हो रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइंस, और वो पड़ रहे हैं सीधा की सीधा एक मेटल फॉयल जो कि बनी है गोल्ड की एक बहुत ही जो है थिन फॉयल थी। इसमें लगभग जो है वो 2000 एटम्स होंगे, इतनी पतली फॉयल सी थी। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, ताकि जो भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे वो इस प्लेट के ऊपर जो है या तो यहाँ से रिवर्स होंगे तो यहाँ पे होंगे, या पीछे जाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर वो क्या करेंगे, शो करेंगे स्ट्राइक होके। तो इस प्रकार से ये नजदीक से देखने पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की इसमें चीजें होती हैं कि कुछ पार्टिकल्स ये डायरेक्ट जो है सीधे मूव हो रहे हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कुछ जो है वो कुछ इस प्रकार से टकरा के वापस जा रहे हैं, कुछ जो है स्लाइट एंगल पर मूव हो रहे हैं, इस प्रकार से ये स्लाइट एंगल पर मूव हो रहे हैं। तो ये कुछ घटनाएं जो है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी थी। ओके, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर सीन। तो इस बेस पर उन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखी थी, सबसे पहले देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉयल
विदाउट एनकाउंटरिंग एनीथिंग। तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, बिना किसी चीज को टच किए हुए सीधा के सीधे पास कर गए किसको, गोल्ड फॉयल को। फिर दूसरा उन्होंने एक चीज देखी, द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ नंबर ऑफ स्मॉल जो फ्रैक्शन थे उसमें से ऐसे हुए कि वो स्मॉल एंगल से डिफ्रैक्टेड यानी कि उससे विचलित हुए। और फिर नेक्स्ट हुआ कि रिफ्लेक्ट द रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड द अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज और मोर। तो जो कुछ नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल थे वो लगभग 90 डिग्री पर जो है वो डिफ्लेक्ट हुए और उससे भी ज्यादा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें रदरफोर्ड ने जो एस्टिमेट किया द साइज ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज एटलीस्ट 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। तो पूरे के पूरे रेडियस के अगर हम इन कंपैरिजन में देखें तो जो आपके न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है, उसका आकार लगभग 10,000 गुना उससे छोटा होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन टोटल एटम वो कितना छोटा हिस्सा होता है। अब ये कुछ चीजें थी, इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन भी निकाले हैं, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या 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 निष्कर्ष निकाले, पहला था द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन इन विच इन ऑफ एटम दिस विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो सबसे बड़ी बात जो एटम इस एटॉमिक मॉडल के अंदर बोली गई थी वो यही थी कि यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बोला कि जो पूरा का पूरा एटम है उसका ऑलमोस्ट जो मास होता है वो आपके एक छोटे से हिस्से के अंदर केंद्रित होता है, और वो छोटा सा हिस्सा कौन सा है, आपका न्यूक्लियस होता है। ओके। नेक्स्ट आपके पास द इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस एंड मूव एट अ हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ और मूव करते रहते हैं इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको उन्होंने ऑर्बिट का नाम या कक्षा का नाम दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कंक्लूजन, द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों ही चीजें, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं और न्यूक्लियस ये आपस में दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर यानी कि बंधे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से वो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, उसी प्रकार से मूव करते हैं, और इसी से इनको आवश्यक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो प्रदान होता है, जो कि बैलेंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये हमारी कक्षाएं हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको बैलेंस करेगा कौन, ये जो चार्ज घूमने के कारण आ रहा है इस पर बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसको बैलेंस करेगा। तो ये बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये था हमारा दोस्तों आपके रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें उन्होंने क्या क्या बातें ऑब्जर्व की थी और क्या क्या बातें उन्होंने निष्कर्ष निकाली। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स क्या था, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले देखिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो यही था कि जो आपका एटम है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया था, क्योंकि इस उसी टाइम पर जो मैक्सवेल हैं उन्होंने भी एक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, जिसके अनुसार क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि एनर्जी लूज करता है। इस स्थिति में जो पार्टिकल है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव चारों तरफ न्यूक्लियस के मूव कर रहा है, तो इस स्थिति में उसे एनर्जी को क्या करना चाहिए, रेडिएट करना चाहिए, और धीरे धीरे जो उसकी जो ऑर्बिट्स हैं वो कम होती जाएंगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये चीज किस प्रकार से जो है वो स्टेबिलिटी होती है, इस चीज को वो नहीं समझा पाया था। सेकेंडली, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा फॉर वेरियस एलिमेंट्स। बेसिकली इन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रा था, जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू लाइन स्पेक्ट्रम देखा जाता है, उन सबको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी अनेबल थी। ओके, तो ये कुछ इसके प्रमुख ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है यहाँ पर हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर का परमाणु मॉडल इसके जो है मॉडिफिकेशन में आया था। बोहर एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय नील बोर
in 1915 it comes into existence with modification of Rutherford model in of an atom। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम के बारे में उसका मॉडिफिकेशन ही समझ लीजिए ये। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। तो इसके क्या क्या पोस्टुलेट थे देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट देखिए, द एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज ऑर्बिट्स। तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली थी वो यही थी कि इन्होंने बात की कि जो ऑर्बिट्स हैं वो क्या है, फिक्स है, उनकी रेडियस फिक्स है और उनकी एनर्जी भी फिक्स है। और वाइल रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, उसको लूज नहीं करता है, इस कारण से वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन्होंने बात की व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट आइदर रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एक से दूसरे मतलब किस प्रकार से एनर्जी जो है वो जंप किस प्रकार से करता है, तो वो क्या करता है, जो एक से दूसरे जो है ऑर्बिट में या तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, फिर हायर ऑर्बिट से एनर्जी को रेडिएट करके वापस जो है लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो यही बात इसमें बोली गई है, इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो न्यूक्लियस से दूर जाने में एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उस स्थिति में हायर जो ऑर्बिट होगा उसमें जंप करेगा, वापस से एनर्जी को रेडिएट करेगा और अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अगला देखिए, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑब्जर्व व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड एमिटेड इज गिवन बाय बोहर फ्रीक्वेंसी रूल एज फॉलो। तो हमें अगर इसके लिए जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है एनर्जी ऑब्जॉर्व के लिए, तो उसके लिए जो है बोहर ने एक फॉर्मूला जो है दिया था। बोहर का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। वैसे भी आप जानते हैं कि जो ई है यानी कि एनर्जी की वैल्यू है वो एच न्यू के बराबर होती है, जो जहां पर कि एच क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर डेल्टा ई जो है चेंज इन एनर्जी है, जब एक से दूसरे स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी एनर्जी में अगर सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से और N2 में मूव करता है, तो उस स्थिति में जो है सपोज उसकी एनर्जी N1 में E1 है और N2 में E2 है, तो एनर्जी चेंज जो है डेल्टा E के बराबर हो जाएगा और उस स्थिति में जो है हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालेंगे डेल्टा E अपॉन एच के माध्यम से। ठीक है, अगला देखिए, अगला पोस्टुलेट क्या था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट्स द एंगुलर मूवमेंट इज गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यानी कि जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 या एक इंटीजर हमेशा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का एक कंप्लीट मल्टीपल होगा, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो ऑलवेज वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का कहने का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। जो ये h अपॉन 2 पाई है इसके अंदर दिख रहा है, इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा 1 2 3 इस प्रकार से होगा, कभी भी 1.2 या 2.4 या इस प्रकार से नहीं होगा इनके बीच का नंबर। तो ये था एक और पोस्टुलेट इसका। तो ये कुछ उसके बेस पर इन्होंने कुछ इस प्रकार का मॉडल दिया था कि ये आपका एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ये फिक्स ऑर्बिट है, उनको इन्होंने नाम दिया था के एल एम एन, आगे जो सो ऑन बढ़ते रहेंगे उस प्रकार से उनका नामकरण होता रहेगा। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों मैं जरा पानी पी लेता हूं। अगला देखिए, फिर जो है बोहर ने अपने मॉडल के अंदर बात की थी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। इफ अ डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस H2 एट अ लोअर प्रेशर सम हाइड्रोजन एटम आर फॉर्म। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक ग्लास की अगेन ट्यूब ली जिसके अंदर की हाइड्रोजन का एटम था, सॉरी हाइड्रोजन गैस थी H2 की फॉर्म में, और जब उस पर लोअर प्रेशर पर डिस्चार्ज को पास किया गया यानी बेसिकली करंट को पास किया गया, वोल्टेज को, उस स्थिति में वो उसमें से जो हाइड्रोजन है एटम वो फॉर्म होने लग गए और एमिट किया उसने किसको, एक लाइट को, पिंक वायलेट कलर की, जो कि किस में दिखा, विजिबल रीजन के अंदर दिखी। ओके, दिस लाइट कैन बी स्टडी
विद अ स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसको देखा गया, एंड इज फॉर्म टू कंप्राइज अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो इसने क्या किया, एक स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से जब देखा गया तो वहां पर एक सीरीज ऑफ लाइंस देखी गई अलग अलग वेवलेंथ की जो थी, लेकिन बेसिकली वो उनमें से केवल 4 लाइंस ऐसी थी जो कि सीन हो सकती थी। 4 लाइंस कैन बी seen by eyes. The line become increasingly close together as the wavelength decreases until its continuum is reached. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये स्पेक्ट्रा देखा गया था, जिसमें कि जो हम हायर फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ जब आते हैं तो ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रा ये और क्लोज होता जाता है। तो इस प्रकार की ये विजुअल रीजन के अंदर ये स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन देखा गया। ठीक है, अगला देखिए, इन 1885 बाल्मर शो दैट वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी भी कह लीजिए इसको, ऑफ एनी लाइन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन कुड बी गिवन बाय सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बाल्मर ने इसके लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला इजाद किया, दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू एन 1/n1 अपॉन -1/n2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इन्होंने निकाला था, जहां पर जो आर एच है दोस्तों वो कहलाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, और N1 और N2 क्या है, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। N1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन, एंड N2 की वैल्यू हमेशा N1 से जो है उसमें जोड़कर होगी। ओके, जैसे कि अगर N2 निकालना है तो उसमें हम वो N1 से हमेशा एक ज्यादा होगी, अगेन जो है N1 प्लस 2 हो सकती है, N1 प्लस 3 हो सकती है, N1 प्लस 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से हमने उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। इसके बेसिस पर इन्होंने कुछ जो है लाइंस जो है वो बताई थी, स्पेक्ट्रल लाइंस फाउंड इन एटॉमिक हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले है लाइमन सीरीज, फिर है बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकिन और फुंड। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज हैं ये पूछी जाती है कि किस रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पड़ती है। तो लाइमन सीरीज आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर आपके विजिबल रीजन के अंदर मोस्टली या अल्ट्रावायलेट में भी थोड़ा सा इसका भाग पड़ता है, और पास्चन, ब्रैकेट और फुंड तीनों ही आपका आईआर यानी कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर पड़ती है। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सीरीज होती है पूरी की पूरी वेवलेंथ की, यहां से यहां तक किस प्रकार से चलती है वो। सबसे पहले आपका आता है क्या, गामा, हाँ गामा आता है सबसे पहले, गामा, यार क्या हो गया, फिर आती है आपकी एक्सरेज, फिर आती है आपकी यूवी, फिर आपकी आती है विजिबल। ठीक है, और हम्म, फिर आती है आपकी माइक्रोवेव्स, और फिर आपकी आती है रेडियो वेव्स। यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो वेव्स। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा ये सीरीज चलती है आपके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, और इसके बेसिस पे उन्होंने एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी बनाया था, ये देख लीजिए आप, इस प्रकार से था, जहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज है उसमें ग्राउंड स्टेट जो है वो n=1 होगी, और वहां से n=2 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, n=3 में, n=4 में, 5 में, 6 में, 7, इस प्रकार से जो ग्राउंड स्टेट 1 है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे। जो सेकंड सीरीज यहाँ पर देखी गई वो है बाल्मर सीरीज, जहां पर की ग्राउंड स्टेट है n=2, जहां से ग्राउंड स्टेट n=2 से वो 3 में जंप करेगा, 4 में, 5 में, 6 में। इसी प्रकार से ये पास्चन सीरीज में आपका ग्राउंड स्टेट n1=3 है उसी, और ब्रैकेट में आपके n1=4 है। ओके, तो ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये अलग अलग जो है फॉर्मूले में अलग अलग तरीके से इसको रख सकते हैं, उसके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं, जिसमें हर बार हम क्या करेंगे, n1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास सीरीज निकलेंगी। लाइमन जो सीरीज है उसके लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की जो है वो 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी प्रकार बाल्मर की, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, इन सभी सीरीज के लिए जो है n1 की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
कैन बी ऑब्टेन विद एक्सप्रेशन ई एन इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n², जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए जो आर एच यानी रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या होगी, 18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए फिक्स होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, अब हम वैल्यू अगर रख लें N1 की जगह पर जो है E1 रख लें, तो E1 की वैल्यू यानी कि ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है वो आ जाएगी आपका -2.10 इंटू 10⁻⁻18, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इतना ही वैल्यू रहेगी ग्राउंड स्टेट में। फिर अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसमें E2 की जो वैल्यू है वो उसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और उस स्थिति में कैलकुलेट करने पर ये होगी 0.545 इंटू 10⁻⁻18 जूल। नेक्स्ट आपके पास ई एन की वैल्यू, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला देखें इसके लिए, तो ये हम मान सकते हैं कि ऊपर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। एंड इसको हम जब हम, ये तो जूल में है ना, और इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये -13.6 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसके लिए अब हम एनर्जी लेवल एक डायग्राम भी बना लेते हैं, तो वो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्राउंड स्टेट की जो है वो वैल्यू उतनी ही थी क्योंकि एन की वैल्यू 1 थी, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में। ऊपर एक्साइटेड स्टेट में ये -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। फिर E2 में आपके -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इस प्रकार से ये आपके एक्साइटेड स्टेट में चलती रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए लाइन स्पेक्ट्रा की बात हुई। एनर्जी लेवल डायग्राम हमने देख लिया किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम के लिए बनता है। अब हमने देखनी है लिमिटेशंस क्या थी बोहर के मॉडल की। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ बोहर थ्योरी आर लिस्टेड एज फॉलो। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इसके अंदर ड्रॉबैक्स थी। सबसे पहला, इट अकाउंट्स फॉर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सच एज हाइड्रोजन He पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही के इस लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाया था। अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसके स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फिर आपके पास नेक्स्ट है, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो ये भी नहीं समझा पाया कि किस प्रकार से जो एटम है वो केमिकल बॉन्डिंग में आपके पार्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स ऑर्बिट में जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के मूव की बात की थी, तो इसको एक्सप्लेन करने ये नहीं कर पाए थे। फिर आपके पास नेक्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। जब स्प्लिटिंग होती है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। एंड जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों ही इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपके ये थ्योरी, बोहर की थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू बोहर एंगुलर मोमेंटम एन इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वही बात की उन्होंने बात की कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उन्हीं कक्षाओं के अंदर मूव करेंगे जहां पर इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन इसका वो रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्या रीजन इसके पीछे है। ठीक है ना, तो ये था दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस की। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट विद n की n=4 टू ऑर्बिट n=2। यानी बेसिकली यहां पर बात हुई है कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उस स्थिति में 2 से 4 में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसी होगी। तो उसके लिए हम जानते हैं बोहर ने जो फॉर्मूला दिया है वो है डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे वैल्यू, तो हमें पता है रिडबर्ग कांस्टेंट की, और n1 की जगह पर हमने 2 रख दिया, n2 की जगह पर 4 रख दिया। तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करेंगे तो 3/16 के बराबर होगा, और इसको डिवाइड करने पर ये 4.87 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। ओके, अब हमने डेल्टा ई यानी चेंज द एनर्जी तो निकाल दिया। अब हमें निकालना है बेसिकली क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं डेल्टा एच न्यू के बराबर होते हैं। एच न्यू में जहां पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और एच न्यू एक
एच न्यू क्या होता है, एक क्वांटा की वैल्यू होती है। आपने पढ़ा होगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि जो डी ब्रॉगली है उन्होंने बताया था कि क्या होता है, जो मैटर रहता है वो दोनों बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज वेल एज वेव, दोनों की तरफ बिहेव करता है। तो उस स्थिति में जो है, जो जब लाइट है वो हमारे हम तक पहुंचती है, वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा पहुंचती है, और प्रत्येक जो क्वांटा है वो एक छोटा एनर्जी का पैकेट है एक तरह से, जिसकी की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है। यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी उन्होंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बताया एच न्यू के बराबर। और इसी स्थिति से हम भी को, यानी कि फ्रिक्वेंसी या न्यू सॉरी, उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई अपॉन एच, जहां पर डेल्टा ई की वैल्यू तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, और एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻13 जूल सेकंड के बराबर होता है। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, और 34 ऊपर माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, और ये इसका डिवाइड करके आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड भी ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। अब हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन आपका लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन बी, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो आपका जहां पर सी जो है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम जब फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आपका 14 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8, प्लस का 8 है तो माइनस के 7 रह जाएंगे, और ये आपका डिवाइड करके आ जाएगा 4.86 नैनोमीटर में कन्वर्ट करने पर आपके 486 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा अभी के सेशन में इतना काफी है। आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।